नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमने राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ा था। अब दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से उस एग्जाम में सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट में किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन टॉपिक डिस्कस होता है और दूसरे दिन उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं कि किससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसलिए आज मैं वही लेके आया हूं फिर से दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में यूपीटेट की पुस्तकें हैं और ये हिंदी का नया बैच शुरू हो गया, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि यूपीसीएसएसबी में पीजीटी में पूछा गया था 2011 में। देखिए दोस्तों, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? जल्दी से बताएं दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों। यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, हम सभी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2009 में दोस्तों पारित हुआ था। पर दोस्तों ये प्रभावित हुआ या दोस्तों ये पारित हुआ 2009 में। संसद में ये पारित कब हुआ था? 2009 में पारित हुआ था दोस्तों। पर ये दोस्तों जैसे कि ये इसका दोस्तों ये प्रचलन में आया, कब आया था? 1 अप्रैल दोस्तों, प्रचलन में ये 1 अप्रैल 2010 में आया। एक वर्ष बाद दोस्तों यह प्रचलन में आया या प्रभावी हुआ। ये आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ दोस्तों। तो ये पारित तो 2009 में ही हो गया था। पारित कब हो गया था? 2009 में ही हो गया था दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका आरटी एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार नियम, जो कि बच्चों से यानी कि भाई शिक्षा में सुधार किया जाए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार ने यह दोस्तों निकाला था राइट टू एजुकेशन, कि बच्चों का अधिकार होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। कैसी शिक्षा प्रदान की जाए? निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। यह बालकों का मौलिक अधिकार उन्होंने बताया आपके शिक्षा के अधिकार में दोस्तों। ठीक है, तो ये 2009 में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर दिया सारे बच्चों ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रीट प्राइमरी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे? दोस्तों आप भी एक टीचर बनेंगे, कल आप भी दोस्तों टीचर बन जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपको कितने घंटे वर्क करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आरटी एक्ट 2009 में ये कहा गया कि जो प्राइमरी के शिक्षक हों दोस्तों, किसके अनुसार? शिक्षक प्रति सप्ताह, जो प्राइमरी शिक्षक हैं उनके प्रति सप्ताह यानी 7 डेज दोस्तों, प्रति सप्ताह उनको 7 दिन में कितने घंटे कार्य करने हैं? तो उनको दोस्तों प्रति सप्ताह उनको 45 घंटे, कितने? 45 आवर्स, कितने? 45 आवर्स दोस्तों उनको वर्क करने हैं। 45 घंटे उनको काम करने हैं प्रति सप्ताह दोस्तों शिक्षक को। ये आपके शिक्षा के अधिकार में दिया गया कि नहीं कि बहुत ज़्यादा आप शिक्षकों से काम करवा लें, हर जगह उनकी ड्यूटी लगा दें, जिससे कि शिक्षक भी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, मेंटली और फिजिकली भी दोस्तों फिट रहें, तभी तो अधिक अच्छा शिक्षा प्रदान करेंगे, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। नहीं तो अगर शिक्षक ही दोस्तों अगर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करेगा? आप उनसे बहुत ज़्यादा वर्क ही करवा लेंगे। सोचिए अगर 48 घंटा 49 घंटा वर्क कराने लगे तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तो इसलिए ये रखा गया कि भाई केवल 45 घंटा ही वर्क कराया जाए एक हफ्ते में। तो ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो 45 घंटा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शुरू किया गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या शिक्षक शिक्षा? ये आपके यूपी से एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये हुआ कि भाई हम बालकों को शिक्षा प्रदान करें सरल रूप से,
ब्लैक बोर्ड पे ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि बालक सरलता पूर्वक बच्चों को सिखाया जा सके। अधिगम की जो प्रक्रिया हो वो सरल से कठिन की ओर हो। पहले बच्चों को सरल चीजें सिखाया जाए, उसके बाद कठिन चीजें। तो ये चीज जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था दोस्तों, यह प्राथमिक शिक्षा पे शुरू किया गया था। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पे। ए इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा पे शुरू किया गया था दोस्तों। ए इज द राइट आंसर आपका। कि भाई प्राथमिक शिक्षा यानी कि 1 से 5 दोस्तों, कितना? 1 से 5 तक के बच्चों को कि भाई उन्हें ब्लैक बोर्ड पे सारी चीज़ों का मूल्य किया जाए, चीज़ें बताई जाए, अच्छे से उन्हें समझाया जाए, जिससे कि बालक अच्छे से चीज़ों को सीख सके दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन गलत पढ़ने से आपका एक क्वेश्चन, वो भी आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि आता हुआ क्वेश्चन, यार ये तो क्वेश्चन मुझे पता था और मैंने इसका आंसर ए से बी लगा दिया, तो वो बहुत दुख होता है। क्यों होता है ये रीजन? जब आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना हो सके ध्यान लगा के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं समझ में आ रहा, तीसरी बार पढ़िए। पर दोस्तों जितना आप ध्यान लगा के क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और सोचिए दोस्तों, अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कितना मेरिट लिस्ट से आउट भी हो सकते हैं और एक ही नंबर से आप मेरिट लिस्ट में इन भी हो सकते हैं। तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष में प्रभावी हुआ? मैंने आपको बताया दोस्तों कि संसद में हमारे शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट संसद में पारित हुआ था 2009 में। कब पारित हुआ? 2009 में पारित हुआ था। और यहां पूछा क्या गया है, किस वर्ष वह प्रभावी हुआ? किस वर्ष में प्रभावी हुआ? सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में सुपर टेट में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन, कि किस वर्ष में यह प्रभावी हुआ। तो दोस्तों यह प्रभावी हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल, नोट करते चलिएगा मेरे सारे बच्चों, 1 अप्रैल 2010 में यह क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। पारित तो संसद में 9 में ही हो गया था दोस्तों, पर प्रभावित हुआ था 1 अप्रैल 2010 में प्रभावित हुआ था। यानी ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे ए मार के चले आए, कहें कि सर हमारा सही हो गया, पर जब क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा कि अरे पूछा है कि कब प्रभावी हुआ था, तब उनका दिमाग से अरे यार आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पूछिए। यहाँ पूछ रहा है किस वर्ष प्रभावी हुआ था दोस्तों, तो ये होगा 10 होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बालिका वधू आपने जरूर देखा होगा दोस्तों, तो वही है बाल विवाह अधिनियम। मैंने ये बढ़ाया है, आपको देख लीजिएगा। तो बाल विवाह नियम रीट एग्जाम प्राइमरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में दोस्तों? कब पारित किया गया था आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम दोस्तों? दोस्तों बताता हूं आपको, बाल विवाह निषेध अधिनियम दोस्तों, बाल विवाह दोस्तों, आपने बाल विवाह निषेध अधिनियम मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में क्या होता है, कम उम्र के बालकों का विवाह करवा दिया जाता था। बालक यानी कि नाबालिग ही होते थे दोस्तों, तभी उनका क्या कर दिया जाता था? विवाह करा दिया जाता था। आपको याद होगा कलर्स पे एक नाटक आता था बालिका वधू, बहुत अच्छा नाटक आता था दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड था। तो कम उम्र में उस बच्ची की शादी कर दी जाती है दोस्तों, कई सारी दिक्कतें होती हैं, आप देखिए, देखा होगा आपने, जानते होंगे। तो ये दोस्तों पहले क्या था, ये रामविलास शारदा जी थी, जो दोस्तों रामविलास शारदा जी थे, उन्होंने इसके खिलाफ 1929 में, कब दोस्तों? 1929 में 1929 ईस्वी में इसके खिलाफ दोस्तों उन्होंने एक्शन लिया था। कई चीजें आंदोलन किए, कई चीजें कहें विरोध किया कि ये गलत चीज है, सारी चीजें। तो दोस्तों इसका नाम क्या था? शारदा एक्ट था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया शारदा एक्ट। क्या रखा गया? शारदा एक्ट रखा गया दोस्तों। फिर धीरे धीरे दोस्तों समय बीतता गया, फिर सरकार ने इसको और भी ज्यादा प्रभावी बनाया, और भी ज्यादा इसमें कानून नियम जोड़े सख्त दोस्तों, कि भाई जो बाल विवाह कराएगा उसको भी दंड दिया जाएगा, जो करवाता है उसे भी दंड दिया जाएगा, दोनों लोगों को बहुत कठोर दंड दिया जाएगा। और भी चीजें इसमें कानून नियम संशोधन हुए, और 2006 में हमारी सरकार ने 2006 में दोस्तों
इस शारदा एक्ट को निरस्त करके क्या कर दिया, बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया। क्या लाया, बाल विवाह निषेध अधिनियम ले आया दोस्तों। यानी कि यह किस वर्ष पारित किया गया, 2006 में दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके बाल विवाह की दोस्तों, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है, बाल विवाह से, दहेज प्रथा, बाल श्रम निवारण शिक्षा। क्या सर अभी बताए हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा, पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सीजी टेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब टॉपिक्स। बाल विवाह हो गया, आरटी एक्ट हो गया 2009, आरटी एक्ट 2009 हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया दोस्तों, एनसीएफ 2005 हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप यानी कि सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइए। देखिए आपका 3 से 4 क्वेश्चन 101% सही होगा अगर इनका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेट क्लियर है, कब पारित हुए थे, कब हटा के, जैसे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट को हटा के फिर पारित हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर होगी दोस्तों ना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो उसी तरह से दोस्तों जब आप शिक्षा से भरपूर रहेंगे ना, तो एग्जाम में एकदम दहाड़ते रहेंगे, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, अरे यार आओ कहीं से भी क्वेश्चन पूछो भाई, हम आंसर देने को तैयार हैं, हम पढ़े हैं अपने रत्ने सर से। तो ये चीज है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आगे आपका कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर देंगे दोस्तों, पर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत मेहनत मेहनत, यही चीज है दोस्तों। ठीक है, तो शारदा एक्ट का संबंध निम्न से किससे है, अभी मैंने आपको बताया, न अनिवार्य शिक्षा से है, न बाल श्रम से है, न दहेज प्रथा से है, किससे है, बाल विवाह से है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिकाओं की शिक्षा से, या माध्यमिक शिक्षा से, जल्दी से बताएं। यूपीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, भारत सरकार ने यह योजना निकाली दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान, हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान निकाला दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दोस्तों यह हुआ कि सभी को शिक्षित करें, यानी कि सभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेगा हमारा भारत। तो सभी को शिक्षित करेंगे, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को मुफ्त शिक्षा, फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों। यानी क्या है, 6 से, ये आपका मूल अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के दोस्तों आपका एक 21 अनुच्छेद आया, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि सभी बालकों को, 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा फ्री में प्रदान की जाए और सभी बालकों को शिक्षित किया जाए। तो ये दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक। बाद में दोस्तों ये क्या हो गई, आपकी माध्यमिक शिक्षा में भी सम्मिलित हो गया, धीरे धीरे बाद में ये हुआ, पर पहले हुआ कि संबंधित था, पहले ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है। सीजी टेट दोस्तों 2011 प्राइमरी में पूछा गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना। क्या होगा दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का मेरे यह क्वेश्चन। बात हो रही दोस्तों एनसीएफ 2005 की, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एनसीएफ 2005 का दोस्तों आप फुल फॉर्म जानिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो राष्ट्रीय पाठचर्या दोस्तों ये था आपका। तो 2005 में दोस्तों ये कहा गया कि जो पढ़ाई होनी चाहिए बालक की रूट सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों, रूट सिस्टम के खिलाफ थे, यानी कि रटन प्रणाली, जो रटन प्रणाली थी दोस्तों इसके खिलाफ थे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। बालक को स्वयं करके सीखे, वो क्या करे, स्वयं करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, बालक स्वयं करके सीखे, स्वयं ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा होना चाहिए दोस्तों बालक को। तो ये चीजें थी। और ज्ञान के स्कूल को दोस्तों किससे, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बालक के जो ज्ञान है उसके
उसके जीवन से जोड़ा जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, तो जिससे बालक और भी अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकेगा दोस्तों। तो ये भी बात सत्य कही गई आपके आंसर 2005 में। और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, हर दोस्तों क्षेत्र में बालक को, खेल के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसको क्या करें, अवसर उपलब्ध कराएं कि बालक उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे, तो उसका विकास होगा दोस्तों। पर केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए, ये बात कहीं नहीं कही गई थी। तो सी इज द रॉन्ग आंसर। बात पूछा है इसमें, मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। 2005 भाषा के लिए क्या निहित है दोस्तों? सीजीटेट प्राइमरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? रूपरेखा 2005 की बात हो रही है दोस्तों। दस्तावेज भाषा के लिए क्या निहित है? जल्दी से आंसर दे, सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। भाषा की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि भाषा का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे महान मनोवैज्ञानिक नॉम चॉम्स्की ने दोस्तों। किसने? नॉम चॉम्स्की ने बताया। नॉम चॉम्स्की ने बताया दोस्तों कि बालक के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात ही बालक के अंदर वो क्षमता होती है। बालक बचपन से ही, जैसे ही जन्म लेता है, उसके अंदर यह क्षमता होती है कि वो भाषा को सीख सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, उन्होंने कहा कि बालक में जो होते हैं, नेक्स्ट होता है दोस्तों एनसीएफ 2005 और दोस्तों आरटीए 2009 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूप में भाषा के लिए निहित होनी चाहिए। कैसी भाषा होनी चाहिए? बहुभाषिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बहुभाषिक। दोस्तों जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ हमें अनेक प्रकार के छात्र मिलते हैं, अनेक प्रकार के छात्र मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, हर प्रकार, और उनकी भाषा भी दोस्तों अलग अलग होती है। तो दोस्तों जब ये बहुभाषिक यानी कि बच्चे जब एक साथ में मिलते हैं तो दोस्तों इससे हमारे क्या होता है? ज्ञान, भाषा का विकास होता है। अरे यार पंजाबी ऐसे बोली जाती है, यार पंजाबी में भाई को ऐसे बोला जाता है, मदर को ऐसे बोला जाता है, सिख उर्दू में ऐसे बोला जाता है, जैसे कि मौसी को खाला बोला जाता है दोस्तों, यानी कि खाला बोला जाता है उसमें उर्दू में, तो हम लोग मौसी बोलते हैं, उनको खाला बोला जाता है, उर्दू में खाला बोला जाता है। तो ये चीज़ें, ये ज्ञान हमें कैसे मिला? तो जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से जानते हैं, लोगों से सुना हमने कि अरे यार ऐसा बोला जाता है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? ज्ञान का विकास हो रहा है दोस्तों। तो ये बहुभाषिक जो होता है दोस्तों, हमारे विद्यालय में बहुभाषिक रखा गया, तो इसको न कि समस्यात्मक हो, ये नहीं कि ये समस्या के रूप में लिया जाए, अरे सभी बच्चे हैं इनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। नहीं भाई, ये एक संसाधन के रूप में लिया जाए। किसके रूप में? संसाधन के रूप में लिया जाए भाषा को दोस्तों, कि रिसोर्स के माध्यम से लिया जाए कि ये बालकों को यानी कि भाषा सीखने के विकास में ये एक संसाधन है जिससे कि बालक सीखते हैं भाषा को। तो ये चीज है, बहुभाषिक होना चाहिए दोस्तों, ये है। और दोस्तों त्रिभाषा भी होना चाहिए, दोनों चीजों का यूज होना चाहिए कि बालक को पहले तो आप कोशिश करिए कि उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करें, और जो वहाँ की एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही है, और एक प्रावधिक लैंग्वेज होनी चाहिए जो कोई भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? फिर से शायद रिपीट हो गया दोस्तों, सीजीएट प्राइमरी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तभी मैंने आपको बताया शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से है। ए इज द राइट आंसर। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन शायद। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान वही चीजें फिर से शायद आ गई। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है दोस्तों, न प्रौढ़ शिक्षा से है, न बालिका शिक्षा से, न माध्यमिक शिक्षा से। किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है। कि किसे जोड़ा गया दोस्तों? जिससे कि सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, यह मौलिक अधिकार हो गया। तो ये चीज है दोस्तों, ये रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधियों के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन दोस्तों, जैसे कि हम मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार से होना चाहिए। सीटेट प्राइमरी जुलाई में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल्यांकन दोस्तों, तो कहते हैं ना अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं कि भाई हम कितने पानी में, जैसा कि आप अभी कर रहे होंगे,
कि कितना हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने आरटी एक्ट पढ़ा होगा, मैंने भी क्लास पढ़ाई है, तब तो आप आंसर दे पा रहे होंगे। नहीं तो अगर आपने नहीं पढ़ा, आरटी एक्ट नहीं पढ़ा, बाल श्रम नहीं पढ़ा और शारदा एक्ट नहीं पढ़ा, तो ये चीजें आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन देने में आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। जैसे मूल्यांकन दोस्तों क्या होगा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दोस्तों मूल्यांकन जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या होता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का, यानी कि जब हम दोस्तों बालक को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, यानी शिक्षण देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। दोस्तों मूल्यांकन करने से दो चीजें क्लियर होती हैं। एक तो विद्यार्थी को कितना पता है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स को हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही। दूसरा कि जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं बालक को, क्या वो टेक्निक सही है। अगर बालक को समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसी की प्रॉब्लम है। हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम अपने शिक्षण प्रक्रिया को, पढ़ाने की प्रक्रिया को क्या करें, चेंज करें, बदलें, जिससे कि बालक को समझ में आए। पहले बालक की प्रॉब्लम समझे कि क्या बालक में प्रॉब्लम है कि हमारे में प्रॉब्लम है, ये चीजें समझे। उसके बाद जब हम जाने कि आखिर समस्या कहाँ है, विद्यार्थी में समस्या है कि टीचर में समस्या है, कि उसके शिक्षण में समस्या है, तो उसको दोस्तों दूर करने का हम प्रयास करें। तो ये पता कैसे चलेगा, मूल्यांकन के माध्यम से ही चलेगा। हमने जो चीज पढ़ाया, जैसे हमने मैथ का दोस्तों मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ाया, और नंबर सिस्टम के हमने कुछ क्वेश्चन आपसे दिए, या हमने आरटी एक्ट आपको पढ़ाया और हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं आया, तो ये क्या है, हमने आपका क्या किया, मूल्यांकन किया। तो ये हमारे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों के उपलब्धि का और बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षक की उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन से बच्चे पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। सीटेट प्राइमरी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, कई ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं इसमें क्या होगा। सारे बच्चे क्या होगा इसका आंसर। मूल्यांकन किया जाता है, क्यों किया जाता है मूल्यांकन, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर को पकड़ पाएंगे। मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हम मूल्यांकन करते हैं, शिक्षक की उपलब्धि का भी पता लगाता है उससे, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ के किया जाना मेन दोस्तों रीजन होता है हमें क्या, कि जो बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान का पता चलता है दोस्तों। हमें ये पता चलता है कि बच्चे के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, क्या चीजें, मेन उद्देश्य यही है। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, जो चीजें हम सिखा रहे हैं कितना चीजें सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा, मेन उद्देश्य यही होता है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कौन सा पर्यावरणीय कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा टेट में पूछा गया है दोस्तों, प्राइमरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, या सभी विकल्प सही है दोस्तों। क्या होगा, पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है दोस्तों, कौन सा करेगा दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा, जो कि सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित क्या करेगा दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनालिटी को दोस्तों, पर्सनालिटी को। सामाजिक कारक दोस्तों, समाज हमारी पर्सनालिटी से यानी कि प्रभावित करता है। जिस प्रकार का हमारे अगल बगल का समाज होगा उसी प्रकार से हमारी पर्सनालिटी होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक कारक भी हमें प्रभावित करता है दोस्तों, और आर्थिक भी चीजें दोस्तों हमें हमारी पर्सनालिटी को निखारती हैं, आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। अनुवांशिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, ए और बी दोनों। व्यक्तित्व की बात हो रही दोस्तों, यूपी पीसीएस पीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। यह है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में। क्या होगा इसका, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर दें।
दोस्तों हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बालक के विकास में या बालक के व्यक्तित्व में यानी कि पर्सनालिटी में दोस्तों दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक तो उसकी अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी का दोस्तों अनुवांशिकता, जो कि लक्षण हमें अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं, और एक होता है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का दोस्तों। यानी इन दोनों का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे विकास में। बिना इन दोनों के हमारे विकास और हमारे व्यक्तित्व में दोस्तों यानी कि निखार नहीं आ पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों का दोस्तों हमारे उसमें होता है, तो ए और बी दोनों होगा, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, अभी इस पर डिस्कस होगा, ये पढ़ाना है दोस्तों। यह किसका उदाहरण है? सीटी टेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, जेंडर संबद्धता है, या जेंडर समरूपता है? क्या है? आप एक टीचर हैं दोस्तों, आप एक क्या हैं? एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, और प्रायः लड़कियों की तुलना में आप लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। किस पे ध्यान दे रहे हैं? लड़कों पे अधिक ध्यान दे रहे हैं आप। तो ये किसका उदाहरण होगा? जेंडर पक्षपात होगा, जेंडर पहचान होगा, जेंडर दोस्तों ऐसी स्थिति क्या होती है, कभी कभी क्या होते हैं दोस्तों, जो शिक्षक होते हैं हमारे, जो टीचर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, टीचर ही नहीं दोस्तों, समाज में भी पहले ऐसी सोचे थी कि हम क्या करते थे, हम गर्ल्स को यानी कि लड़कियों को क्या करते थे, निर्बल मानते थे कि अरे ये बिना काम की हैं, कोई वो नहीं है, ये बहुत कमजोर हैं, सारी चीजें इनको कमजोर मानते थे दोस्तों। ये होता था कि भाई इनको सेना उना में भर्ती उर्ती ना किया जाए, सेना में भी भर्ती नहीं किया जाता था, पुलिस में भर्ती, ये भाई ऐसे खतरों से नहीं खेल सकती है, हाँ कई चीजें, इनको कमजोर वर्ग में समझा जाता था, महिलाओं को या लड़कियों को समझा जाता था। अभी भी कुछ लोगों की सोच है जिसे कि बदला नहीं जा सकता। तो उन्हें इस बार का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, पीसीएस वाला रिजल्ट आया है, वो दिखा दीजिए कि स्टार्टिंग से लेके 13 से 17 स्थान तक शायद लड़कियों का ही स्थान है, तो उनकी सोच शायद बदल जाए। पर ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का ये टॉपिक है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर ये कर रहा है, ये जेंडर पक्षपात कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपात कर रहा है, ये लड़कियों को कमजोर समझ रहा है, इसलिए दोस्तों वो लड़कों पे अधिक ध्यान दे रहा है, लड़कियों पे नहीं। तो आप एक शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़के लड़की सबके लिए एक समान होते हैं, और हर एक क्षेत्र में दोस्तों इस समय लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे हैं दोस्तों। ये सत्यता है, आपको ये मानना पड़ेगा दोस्तों। जबकि जो जैसा कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो दोस्तों ये चीज है। नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं का महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है दोस्तों? कौन सी परिस्थिति प्रभावशाली होगी? सीटेट प्राइमरी दिसंबर 2019 में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों हमें बच्चों में जो है रूढ़िवादिता है, उसको जो है हमें क्या करना है, दूर करना है। जो जेंडर भूमिका अनुरूपता है उसे कम करना है। बेटा ये सब चीजें गलत है, आप कभी भी लड़कियों को कमजोर ना समझे, लड़कों को वो ना समझे। ऐसा कोई नहीं, पक्षपात नहीं कि लड़कियां अलग होती हैं लड़के अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जेंडर बारे में परिचर्चा करनी चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए। जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए बच्चों को सामने। तो ये परिचर्चा होगी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक प्रभाव, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, या उपयुक्त सभी। दोस्तों बॉडी डेवलपमेंट की बात हो रही है, बॉडी डेवलपमेंट की बात हो रही है। शारीरिक विकास, तो बालक के शारीरिक विकास में आप सभी जानते हैं हेरिडिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इन्वायरमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, गेम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और हमारे दोस्तों सारी चीजें, तीनों चीजें तो हो गई दोस्तों, वंशानुक्रम हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, गेम हो गया, व्यायाम हो गया, तो सभी होगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। किसने कहा था? क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही गई कि बिहार टेट में प्राइमरी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। हेरिडिटी यानी कि जो लक्षण हम अपने माता पिता से पाते हैं दोस्तों, अपने पेरेंट्स से पाते हैं, अपनी माँ से पाते हैं, अपने पिता से पाते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों लक्षण जो हमें मिलता है उसमें हमारी बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है।
बिल्कुल सही बात कही थी इन महान वैज्ञानिक ने। वो कौन थे तो आप सभी जानते हैं, बुद्धि का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, दिए थे टर्मन महोदय थे। टर्मन ने दिया था दोस्तों ये चीज, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आंख के रंगों का कौन सा कारक प्रभावित करता है? ये यूपी टेट अपर प्राइमरी दिसंबर 2016 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण, अनुवांशिकता, हार्मोन या समाज? क्या आंख के रंगों का कौन सा कारक प्रभावित होता है? जो आपकी आंख के रंग होते हैं, काली, नीली, भूरी होती हैं, उसमें कौन सा रंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो वो प्रभावित करता है हमारी अनुवांशिकता। बी इज द राइट। अनुवांशिकता के आधार पर दोस्तों हमारे आंखों का रंग होता है, चेंज होता है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तो मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।